जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, हम भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य और इसके कार्यकाल के दौरान ये क्या कार्य करते हैं विशेष तौर पर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 यानी कि 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद की व्याख्या की गई है ना। यह भारतीय संविधान लेखा परीक्षक एवं लोक लेखा विभाग का मुखिया होता है। ठीक है, यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। तो ये क्या होता है, पहले तो ये लोक वित्त का रक्षक होता है और लोक वित्त का रक्षक होने के साथ साथ ये देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रक होता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आपको पता होगा, इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि संविधान के निर्माता, संविधान के पिता और बाबा साहब भी इन्हें कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि ये प्रारूप भारतीय संविधान में कभी कभी ये क्वेश्चन करता है, जब पॉलिटिशियन क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। मतलब कि जो हमारा देश, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र को बनाए रखने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी नियुक्ति एवं कार्यकाल देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना कार्यभार संभालने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो अपना कार्यभार संभालने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, है ना। तो ये क्या शपथ लेते हैं, तो ये भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा को बनाए रखेंगे। दूसरा है, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तीसरी, भारतीय संविधान एवं विधि की मर्यादा को बनाए रखेगा। तो ये भारतीय संविधान के समक्ष ये कहिए कि भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति के समक्ष ये शपथ लेते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब इनका कार्यकाल देखते हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। आमतौर पर इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक इसी प्रकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। किंतु यदि ये 6 वर्ष के कार्यकाल, जैसे कि इनकी नियुक्ति 6 वर्ष से पहले यदि इनकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तो ये अपना पद त्याग देते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि ये अपना पद कब त्यागते हैं, या तो इनके कार्यकाल को 6 वर्ष पूरा हो जाए या फिर कार्यकाल से पहले यदि इनकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तब भी ये अपना पद त्याग देते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं बनाया जा सकता। चलिए इनके कार्यकाल से जुड़ी हुई और भी बातें देख लेते हैं। तो देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को अपनी स्वेच्छा से भी त्यागपत्र दे सकता है। यदि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, यदि बोध उन्हें 2 या 4 वर्ष हो चुके हैं या फिर 5 वर्ष हो गए हैं और वे स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रपति को अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। या फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ अयोग्यता पर, है ना, ये अयोग्यता प्रस्ताव पारित करके भी इन्हें हटाया जा सकता है। यदि ये कोई थोड़ा बहुत गलत काम करते हैं, ये जिस प्रकार से इन्होंने भारतीय संविधान के समक्ष, है ना, भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर, एक लोकतांत्रिक देश को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ली थी, यदि उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो संसद द्वारा विशेष बहुमत, ठीक है ना, संसद के विशेष बहुमत के साथ इन्हें अयोग्यता प्रस्ताव पारित करके भी हटाया जा सकता है।
अब हम देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की विशेषताएं। आखिर इनकी क्या विशेषता है? तो देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। अर्थात ये अपने नियंत्रक महालेखा परीक्षक से इस्तीफा देने के बाद या फिर रिटायर होने के बाद 65 वर्ष की आयु के बाद किसी ऐसे पद पर कार्य नहीं कर सकते जो इनकी गरिमा से बंधा हुआ हो। ठीक है, कहने का अर्थ है कि ये कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। इनके वेतन की बात करेंगे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, यानी कि इनकी जो पावर होती है वो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही होती है, लगभग, है ना। मैं एक्यूरेट बात कर रही हूँ, मतलब लगभग की बात चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते की। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और जो पेंशन होती है रिटायर के बाद, वो भारत की संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ भी देखते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 यानी कि 151 या फिर 149 यानी कि 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। तो इनके कर्तव्य और इनकी शक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, ठीक है, एवं प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की संचित निधि के सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। अर्थात जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, जो भी संचित निधि से व्यय होता है उसका जो लेखा परीक्षक होता है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करते हैं, है ना। दूसरा है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां, सभी व्यय का परीक्षण करता है। अर्थात जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, मतलब जितने भी टैक्स वो लगाती हैं या फिर जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनका जो आय और व्यय होता है वो सब भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उनका परीक्षण करते हैं। तीसरा है, वे सभी निकाय या प्राधिकरण जिन्हें केंद्र सरकार एवं राज्यों से अनुदान मिलता है उनके व्यय की जांच करना। अर्थात वे सभी निकाय जिन्हें केंद्र सरकार अर्थात और राज्य सरकार, हम दोनों की बात करेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जिनको अनुदान मिलता है, जिनको सहायता मिलती है ना, क्योंकि देश के विकास के लिए पैसा यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण या फिर पैसे को बांटना पड़ता है ताकि सभी विभागों को संतुलित तरीके से कार्य किया जा सके उनके साथ। ठीक है, तो ये उनके व्यय की भी जांच करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर किसी भी अन्य प्राधिकरण लेखा के खर्चों की जांच भी कर सकता है। ठीक है, सरकारी कंपनियों की आय की जांच भी करता है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं अपने सरकारी कंपनियों, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, तो उनकी जो लेखा और व्यय की जो जांच है, उनकी जो इनकम है, उनकी जांच भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ही की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं। तो कौन कौन सी रिपोर्टें नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को देखते हैं, हम वो देख लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो कितने? हालांकि 3 महालेखा परीक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट, ये पहली है, अर्थात पहली क्या है, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। दूसरी है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट और तीसरी है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। चलिए, भारतीय संविधान या फिर लोकतांत्रिक देश में इसकी क्या भूमिका होती है वो भी देख लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के, ठीक है,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का परीक्षक करता है। जो सांसद है अर्थात जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो संसद के एजेंट या अर्थात प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जो भी सांसद आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में संसद आर्टिकल 79 में संसद की व्याख्या की गई है। 79 संसद किनसे मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी संसद का अभिन्न अंग होते हैं। इन तीनों से मिलकर ही संसद का गठन होता है। ये हम लोगों ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सारी जानकारियाँ देखी, उनका कार्यकाल, उनके कर्तव्य, उनकी नियुक्ति, ये सारे कार्य देखे। रिटायरमेंट के बाद उनके वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित चीज़ें भी हम देख चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।